वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हमारे टॉपिक भारतीय संविधान का 5वां वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जहाँ पर भी आप हो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी वीडियोज़ की जो हम वीडियो जहाँ पे देंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको क्या कहते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किसके लिए हैं, तो ये सरकार के लिए हैं। ठीक है ना, ये जनता के लिए नहीं, सरकार के लिए होते हैं। यानी कि सरकार को एक निर्देश दिए जाते हैं कि आपको जनता की भलाई के लिए ये सारी नीतियां बनानी होती हैं जो कि आपको 36 से लेकर 51 के मध्य दी गई हैं। ठीक है, और जो 36 से 51 मतलब आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दिया गया है। ठीक है ना, और किस भाग में है ये, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए हैं, तो ये आपके सरकारों के लिए होते हैं, यानी कि राज्य के लिए होते हैं। ओके, नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो इन्हें लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। आयरलैंड के संविधान से हम नीति निर्देशक तत्वों को लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के दायित्व का निर्धारण करते हैं। इसका मतलब क्या है, दायित्व का निर्धारण मतलब अभी आपको बताया गया कि सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है, ये कौन बताता है, ये बताते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, यानी कि कौन कौन सी नीतियां बनानी चाहिए। ठीक है, वो सब आपको नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत हैं और विधि बनाने में तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि इसका क्या है कि देश में जो आपका शासन करना है, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, उसके लिए आपके ये आधारभूत तत्व हैं। कौन से, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, तो विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना है और यही हमारे राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु उसके लागू ना होने पर राज्य के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि आपको राज्य को ये तो बता दिया गया कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है, जो चीज़ें दी गई हैं उनसे संबंधित आप कानून बनाओ। ठीक है, जनता की भलाई करो। लेकिन अगर वो किसी चीज़ पर कानून नहीं बनाता है, ठीक है, तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते हो। राज्य के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते हो कि जो है सरकार ने नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो ये दिया गया था इस पे कोई नियम नहीं बनाया। ठीक है ना, तो आप लोग उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते हो, कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर कोई जो है राज्य नीतियां नहीं बनाती है तो। अगला है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि ये अवाद योग्य है। ठीक है, न्यायालय इनको लागू नहीं करा सकता है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के द्वारा ही जो है नियम बनाए जा सकते हैं, उसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके अवाद योग्य है, यानी कि आपके न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, और इसके विरुद्ध आप मुकदमा भी, यानी कि न्यायालय में भी नहीं जा सकते हो अगर सरकार नहीं बनाती है नियम। ओके, ये आपके अनुच्छेद 37 में दिया गया है। एक आपका कथन आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, केटी शाह। ठीक है ना, इनका कथन है, क्या कथन है, ये कथन दिया जाता है, उसके बाद पूछा जाता है कि ये किसने कहा था। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, बैंक आपका कौन हो गया, बैंक हो गया आपका सरकार। ठीक है ना, तो सरकार जब चाहेगी तभी वो आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों पे कानून बना सकती है। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार वो जो है उसको बना सकती है, नहीं बनाना चाहेगी तो नहीं बनाएगी। ओके, अब देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य क्या हैं। तो इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य क्या हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये किसका उद्देश्य है, ये आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। अब देखते हैं इसकी विचारधारा। तो इसकी विचारधारा देखिए, 3 विचारधारा है। एक तो आपकी सामाजिक विचारधारा है, एक आपकी गांधीवादी विचारधारा है, ठीक है ना, और एक आपकी जो है उदारवादी विचारधारा है। तो इसको विचारधारा को आपको याद नहीं रखना है, ठीक है,
कौन सी विचारधारा है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली आप मैंने इसको डिवाइड कर दिया है ताकि इसको आपको समझने में आसानी हो। तो इसमें आप देखिए सामाजिक विचारधारा में कौन कौन से अनुच्छेद आपके हैं। तो अनुच्छेद 38 है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो ये जब राज्य हैं ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसके पहले आपने कहाँ पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था प्रस्तावना में, ठीक है ना। प्रस्तावना में आपने पढ़ा था 3 प्रकार के जो है न्याय के बारे में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और प्रस्तावना में आपने कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताना कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी और कौन कौन सी स्वतंत्रता आपने प्रस्तावना में पढ़ी थी। ओके, अनुच्छेद 39 में देखिए क ख ग घ इस तरह कई हैं, तो यहाँ पे क वाला अलग से नीचे दिया गया है। इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है। सामूहिक हित के लिए संसाधनों का समान वितरण, यानी कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा, ठीक है ना। और धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, यानी कि धन और उत्पादन के साधन किसी एक ही व्यक्ति के केंद्र में नहीं रहेंगे, ठीक है। ये जो है इसको रोकने का प्रयास कौन करेगा, सरकार करेगी। इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन किस में शामिल है, प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकार है या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो आप याद रखना कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है ना। इसके लिए कानून कौन बनाएगा, तो इसके लिए कानून जो है राज्य बनाता है। बलात् श्रम से संरक्षण, ठीक, तो बलात् श्रम से संरक्षण भी आपका किस में है, आपका इसमें है। लेकिन आपका दुर्व्यापार और बलात् श्रम से संरक्षण वो किस में है, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम से संरक्षण वो आपका मौलिक अधिकारों में है, ठीक है ना, वो आपका दूसरा है। अगला 39A देखिए, इसमें जो है क्या पूछा जाता है, 39A में जो पूछी जाती है वो मेनली पूछा जाता है आपसे निःशुल्क विधिक सहायता, ये जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपके अनुच्छेद 39A में, ठीक है। सभी के लिए समान न्याय और आर्थिक रूप से कमजोर, देखिए सभी के लिए समान न्याय एवं जो आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, या किसी प्रकार से भी कोई निर्योग्य व्यक्ति है तो उसके लिए क्या करोगे आप, निःशुल्क विधिक सहायता दोगे, ठीक है। सरकारी वकील होते हैं, ठीक है, आपका केस लड़ते हैं, तो ये आपका निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार है आपको, शिक्षा का अधिकार है और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक है। यानी कि सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक है। और इसके लिए जो है राज्य कानून बनाएगी, ठीक। अनुच्छेद 42 में है काम की मानवोचित दशा, यानी कि ऐसी दशाएं हो ताकि जो है मानव आसानी से काम कर सके, ठीक है ना। और प्रसूति सहायता का भी जो है आबंध किया गया है, राज्य को इसका भी जो है प्रयास करना पड़ेगा। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को उनके अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए भी वो उपबंध करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, पूछा जाता है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में है, तो ये आपके अनुच्छेद 43 में है। राज्य कानून द्वारा न्यूनतम मजदूरी भी सुनिश्चित करेगा, ठीक है। इसके लिए आपका कानून बनाया जाता है कि कम से कम कितनी मजदूरी जो है दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 43 में है, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43A राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। और ये किससे प्रेरित है, तो ये आर्थिक न्याय से प्रेरित है, यानी कि जो आपके औद्योगिक संस्थान हैं उसके प्रबंधन में कौन, जो आपके वहाँ के कर्मचारी हैं उनको भी भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा कौन, राज्य, ठीक है ना। ये आपका आर्थिक न्याय से प्रेरित है। अनुच्छेद 47 क्या है, पोषाहार, जैसे कि आपका मिड डे मील होता है, तो पोषाहार के स्तर को बढ़ाना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। और इसके अलावा मद्य निषेध का रोका जाना, आपसे पूछा जाता है कि शराब का निषेध यानी कि मद्य निषेध किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो मद्य निषेध जो है ये आपके अनुच्छेद 47 में है, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। मद्य निषेध किस में, अनुच्छेद 47 में। गांधीवादी विचारधारा में देखिए अब कौन कौन से हैं हमारे, तो गांधीवादी विचारधारा में जो पहला है वो है अनुच्छेद 40 और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है पूरे इसमें आपका ये हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका ग्राम पंचायतों का गठन, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो जो ग्राम पंचायतों का गठन है ये अनुच्छेद 40 में है, ठीक। सीधा इसको याद कर लीजिएगा,
इसके लिए पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो जो आपकी पंचायती राज प्रणाली के लिए जो है संविधान संशोधन किए गए, ठीक है ना? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये सब आपका किसके लिए है? अनुच्छेद 40 में के लिए किया गया है, ठीक? पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई, ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 43 बी में क्या है? सहकारी समितियों के गठन, संचालन तथा व्यावसायिक प्रबंध को बढ़ावा देना। यह किसमें है? सहकारी समितियों से संबंधित है, अनुच्छेद 43 बी में। अनुच्छेद 46 में आप देखिए, राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है? आरक्षण से संबंधित आप समझ सकते हैं कि राज्य में जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है और ओबीसी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को संरक्षण को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46 में है, ठीक है? अनुच्छेद 48 भी इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा इसको। कृषि एवं पशुपालन का गठन, ठीक है? इसमें क्या है? जो आपका गाय, बछड़ा तथा अन्य प्रकार के दुधारू पशुओं की हत्या है, इन पर रोक, ठीक है ना? इसके लिए जो है राज्य सरकारें जो है अपना कानून बना सकती हैं। राज्य अपना कानून बना सकता है कि आप इन सब की हत्या नहीं करेंगे, ठीक है? उत्तर प्रदेश में इस तरह का कानून लागू है, ओके? तो अनुच्छेद 48 में है, याद रखिएगा। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि पशुओं की हत्या निषेध जो है किसमें है? तो अनुच्छेद 48 में है। अब उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत जो जो आपकी अनुच्छेद हैं आप देखते हैं। सबसे पहला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अनुच्छेद 44, ठीक है? समान नागरिक संहिता। सीधा आपसे पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 44 में, ठीक है? इसी को आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हो, यूसीसी, यानी कि सभी के लिए समान कानून, एक ही कानून पे पूरा देश चलेगा, ठीक? अनुच्छेद 45 देखिए, इसको हल्का सा, इसको कलर हल्का इसलिए किया गया है क्योंकि ये पहले अनुच्छेद 45 में था, लेकिन अब अनुच्छेद 45 में ये चीज़ है। तो पहले क्या था वो देख लीजिए। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये पहले था, ठीक है? लेकिन अब ये जो 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना था, ये पहले नीति निर्देशक सिद्धांत में था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार बना दिया गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। मौलिक अधिकारों में परिवर्तित कर दिया इसे, ठीक है? यानी कि ये जो आपका इसमें था, अनुच्छेद 45 में था, उसको अब ये कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अब अनुच्छेद 45 में क्या है? तो अनुच्छेद 45 में अब है कि 6 वर्ष के पहले के जो बच्चे हैं, उनके शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है? वो आपका किस में है? शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के नीचे की जो आयु के बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना किसमें है? अनुच्छेद 45 में, ओके? और पहले जो है आपका, अब जो है 6 से 14 वर्ष तक का किसमें हो गया है? तो अनुच्छेद 21A में कर दिया गया है, ओके? तो अनुच्छेद 45 में अब 6 वर्ष के नीचे की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, उनकी देखभाल करना, ये सब शामिल है। अनुच्छेद 48A इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48A में है, ठीक है? 48A याद रखना है, हमेशा लिखा रहता है 48A या फिर 48 का, ठीक है? 48 का भी लिखा हुआ मिल जाएगा, क ए इस तरह से आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना, यानी कि जो आपके किला हैं और मंदिर जो बनवाए गए हैं पुराने, ठीक है ना? इन सब की जो है आपका सुरक्षा करना, इसके लिए सांस्कृतिक मंत्रालय तथा पुरातत्व विभाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, ठीक है ना? ये आपका कोष्टक में है कि इसके लिए कौन-कौन काम कर रहा है। तो सांस्कृतिक मंत्रालय कर रहा है कार्य और पुरातत्व विभाग कार्य कर रहे हैं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा के लिए। अनुच्छेद 49 में है ये। अनुच्छेद 50 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना, ठीक है? राज्य क्या करेगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सुनिश्चित करेगा, ठीक है? यानी कि न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं देगी और कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर देगी, इन दोनों को अलग किया गया। और जो लास्ट में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका अनुच्छेद नंबर 51। राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रस्ताव करेगा, ठीक है ना? तो इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करेगा ये राज्य। ये अनुच्छेद 51 में है, सीधा आपसे अनुच्छेद पूछा जाता है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 है ये, ओके? तो जो भी चीज़ें आपको पसंद आई हों, ये वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक आप देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। आप लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा कमेंट भी कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि जो लोग देख रहे हैं उनको क्या ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो वीडियो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है? वीडियो आप लाइक कर दिया करें और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।